हेलो। तो आ चुके हैं आज हम अपना वापस एटॉमिक स्ट्रक्चर लेके। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद आ रहा है? सर याद कुछ नहीं रहता मुझे। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आइए आपकी याददाश्त तेज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या बताया था कि वेव का कैसा होता है। हमने उससे पहले पढ़ा था कि वेव का होता है दुगला नेचर, दोगलापन। दोगलापन का मतलब होता है, एक होता है उसका वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर पूरी तरीके से हमारा लास्ट लेक्चर में कवर हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो आएगा अभी इलेक्ट्रॉन का या लाइट का पार्टिकल नेचर। तो आइए बात करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये क्या नई चीज है? तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में से बताया था कि पार्टिकल नेचर क्या होता है। पार्टिकल नेचर यानी कि छोटी छोटी पुड़िया पैकेट्स के फॉर्म में। हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे जिसका, हमारे पास मतलब मेरे पास नहीं, ये इनमें ऐसा। तो आप देख, आपको एक बात बता दूं मैं अभी, क्या पता आपको इंटरेस्टिंग फाइंड हो कि ये जो एटॉम की डिस्कवरी है ना, ये लगातार हुई थी। लगातार का मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। जैसे इसके पहले हमने अभी कौन सा पढ़ा, रुदरफोर्ड। उसको नोबेल प्राइज मिला था 1918 या 1920 में ऐसा। इसके बाद उससे पहले कौन आया था, थॉमसन, उसको मिला था 1915 में। फिर नोबेल प्राइज, हाँ मिला, हाँ मिला भाई, क्योंकि खोज की ना एटम में जाके अंदर क्या उसने बताया, कुछ ना कुछ तो बताया उसने। ये तो बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे कुछ तो होता है चीजें। हाँ, तो उसके लिए खोज के लिए उसको मिला। उसने इलेक्ट्रॉन की खोज तो की थी। फिर आया था तुम्हारा, अभी ये जो आएगा, अभी साइंटिस्ट एक नाम आएगा, उसको मिला था नोबेल प्राइज 1921 में, नील बोहर को। इसके बाद जो आएगा, बोहर हमारा आदमी है, उसको मिला था 1923 में। एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने भी दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था एक्चुअल में ये पार्टिकल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से। उसको भाई नोबेल प्राइज, सब जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन को, ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसको भी नोबेल प्राइज मिला है। फिर इसके बाद एक और आएगा हमारा हाइजेनबर्ग, उसको मिला था 1929 में। तो ये सब लाइन से चल रहे हैं। तो सारे जो डिस्कवरी है ना वो सब एक लाइन में है। ऐसा मत समझिए कि कोई तो 17वीं शताब्दी में या 1700 में किसी ने डिस्कवरी की, फिर वापस 1800 में की, फिर वापस 1900, सब लाइन से ही था। और सब 19 सेंचुरी में। मेरा पहला लेक्चर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी लेट 20th या 19 सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना। हाँ, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक नाम था हमारे पास तभी बहुत गूंज रहा था, उसका नाम था मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक। अब आपकी किताब में ऐसा नाम दे रखा है, एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो उसमें ये नाम दे रखा है मैक्स प्लैंक। सी, उसमें सी नहीं है। ठीक है, मैं आपको खाली बताने के लिए बता रहा हूं कि हाँ, आपको ऐसा ना लगे कि आपके मास्टर कुछ छोड़ रहा है आपके लिए। तो मैक्स प्लैंक आया था कौन से ईयर में? वो आया था 1900 में। मैक्स प्लैंक मतलब पैदा 1900 में नहीं, ऐसा मतलब उसका थियरी आई थी 1900 में। क्या कुछ भी सोचते रहते आप मेरी तरह। हाँ, तो मैक्स प्लैंक ने ये बोला कि भैया देखो, आप जो बोल रहे हो बात ठीक है, चलो मान लिया, लेकिन एक्चुअल में होता यह है ना कि इसका एक और नेचर होता है। इसका एक और नेचर ये होता है कि आप अगर मान लो कोई तो जैसे कैसा का है, अंधेरे कमरे में बैठे हो। ठीक है, आप मान लो एक अंधेरे कमरे में बैठे हो और वो कमरे का दरवाजा बंद है। अब वो कमरे के दरवाजे से वहां पे अगर एक छेद है और उसमें से अगर मैं लाइट बाहर से पास करूं, क्या बोला मैंने, आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हो और वहां से अगर मैं बाहर से लाइट पास करूं वो दरवाजे के छेद से, तो आप देख सकते हो कि वो जो लाइट आ रही है, वो जो लाइट आ रही है वो बीच में जो उसके डस्ट पार्टिकल आते हैं ना, उसको टकराते टकराते आती है। इसको आप आसान भाषा में अपने स्कूल में एक्सपीरियंस कर सकते थे कि स्कूल में आप गए, सुबह बैठे और धूप आई विंडो के पास, तो वो जो धूप है उसकी किरणों में वो जो डस्ट के पार्टिकल है वो ऐसे मस्त तैरते हुए दिखते थे। ठीक है, तो यहां से उसने बात निकाली कि भैया आप तो बोल रहे हो ठीक है, बात बरोबर है कि हाँ वेव के फॉर्म में होती है, दोनों टकराती है, दोनों कुछ अच्छी चीज बना रही है। मैंने आपको पूरा विजुअलाइजेशन करके दिखाया, मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो आप। ठीक वैसे ही एक और नेचर होता है लाइट का, वो होता है पार्टिकल नेचर। कौन सा होता है?
पार्टिकल नेचर यानी कि जो भी लाइट हम पे गिर रही है वो कैसी होती है, पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है। कैसे फॉर्म में होती है, पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है। एक बात ध्यान रखना, ये जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको ट्रैवल करने के लिए, मतलब यहां से उधर जाने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अब ये सर मीडियम क्या बोल रहे हो आप? मीडियम का मतलब जैसे कि हमारे आजू बाजू में एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं पड़ती उसको। आप इसको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो, आप इसको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो कि सूरज की जो किरणें हैं, अब आपको पता है स्पेस में तो हवा होती नहीं है, तभी तो लोग स्पेस सूट पहन के जाते हैं, वरना आप और मैं चलो चलते मर जाएंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान रखना। तो स्पेस सूट पहन के जाते हैं, तो वहां पे हवा नहीं होती, एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे वैक्यूम है। वैक्यूम हम बोलते हैं, क्या है, वैक्यूम, वहां पे है वैक्यूम। तो हम जब स्पेस में जाते हैं तो हम, मतलब ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं लोग क्या करते हैं, स्पेस सूट पहनते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन भरी रहती है। तो कहने वाली बात यह है कि जो सूरज से लाइट आती है, सन से लाइट आती है, वो सन से लाइट कैसे आती है, सीधी हमारे पास पहुंच जाती है। अब तो वहां पे है नहीं कोई मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम है भैया, खालीपन है। खालीपन में कोई चीज कैसे ट्रेवल करेगी? तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये कहती है कि उसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना मीडियम के ट्रैवल करती है। जैसे कि एक सबसे सिंपल एग्जांपल, मेरा आवाज आप तक इसलिए पहुंच पा रहा है बिकॉज आपके और मेरे बीच में एटमॉस्फेयर है। ये जो माइक में बोल पा रहा हूं ना, इसमें क्या है, एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे डस्ट के पार्टिकल्स है छोटे छोटे, जो क्या करते हैं, थोड़ा बताने के लिए बताता हूं, जो क्या करते हैं, ऐसे टकराते हैं, डुडुंग, ऐसे वाइब्रेट होते हैं, और फिर वाइब्रेट होते 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 इधर तक जाते हैं, और फिर यहां से हवा बोल रहा हूं, आवाज आप तक पहुंचती है। ठीक है, इस प्रकार से कि मान लो ये पार्टिकल है, फिर ऐसा मैंने आप बोला, ऐसे टकराया, ये पास आ गए, फिर यहाँ पे पार्टिकल खुले रहते हैं, ऐसे टकराएंगे, फिर ये ऐसे, ये इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, ये वाली चीजें। ठीक है, तो हमारे बीच में क्या है, आवाज को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। मान लो अभी एटमॉस्फेयर निकल गया, तो पता है कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, पल्ले पड़ा, सिर्फ एक्शन में किया इसके आपको मालूम पड़ा कि मैं क्या बोल रहा हूं, वरना अगर मैं ऐसा, क्या मालूम पड़ा, कुछ मालूम नहीं पड़ता। ठीक है, तो यही चीज होता है कि लाइट जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट, या फिर ये जो हमारी ट्यूबलाइट की लाइट है, ये सब किसमें ट्रैवल कर जाती है, ये ट्रैवल कर जाती है हमारी बिना किसी मीडियम के। चलो भैया, अब मैक्स प्लैंक पे आते हैं। तो उसने बोला ये पार्टिकल नेचर होता है कि मतलब जो आपके ऊपर लाइट आ रही है, अभी टटक 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 आपके ऊपर लाइट गिर रही है, वो एक छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में गिर रही है। किस फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में। और पैकेट्स कैसे हैं, ऐसे मस्त एकदम छोटे छोटे पाउच के टर्म में। और इसी को उसने नाम दिया था क्वांटम, या नाम दिया था, इसने दिया था क्वांटा। और लाइट के केस में उसने नाम दिया था फोटॉन्स। क्या नाम दिया था, फोटॉन्स। ये इसको बोलते हैं डिस्क्रीट पैकेट्स। डिस्क्रीट पैकेट्स क्यों, अभी डिस्क्रीट वर्ड क्या है, डिस्क्रीट का मतलब होता है कि वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है उसके अंदर, ना उससे ज्यादा होगी ना उससे कम होगी, उसी एनर्जी की हमारे पास पैकेट्स आते हैं। उसी को उसने लाइट के टर्म में क्या नाम दिया था, फॉर लाइट। फॉर लाइट के लिए क्या नाम दिया था, फोटॉन्स नाम दिया था। चलो बढ़िया है। तो सर अब ये तो समझ में आ गया, ठीक है, आप आगे बताइए। लाइट के फोटोन वोटोन होते हैं, आते हैं गिरते हैं। अरे रे सर, आप कितनी गड़बड़ करते हो। हाँ, लाइट के टर्म में आता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे उसने बोला कि ये जो फोटॉन्स होते हैं, या इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी फोटॉन्स की आने के, से थप 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 थप, लेक्चर देख के ना आपको फ्रिक्वेंसी समझ में आ जाएगा। मैं इशारे करता हूं, देखो ऐसे, ये आपको समझ में आ जाएगा, ईटे वाले भाई साहब। तो ये इसने ये बोला कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी से जितने भी लेक्चर होंगे, आपको एक बात ये दिमाग में बिठा लेनी है कि जब जब ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी साइन आएगा, उसको हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट जन्म लेगा, उसको हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट जन्म लेगा। तो यहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा h, और ये तो था फ्रीक्वेंसी, को क्या बोलते थे, न्यू बोलते थे।
यहां पे ये h क्या है, ये h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। उसके बाद इसकी वैल्यू डिफाइन की गई, तो h की वैल्यू आती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। भैया माइनस नहीं है, हाँ ध्यान से, माइनस नहीं है। डैश का मतलब होता है जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। कैसे आएगी आपको नहीं सोचना, बस उसकी वैल्यू डिफाइन की गई है। मतलब ये वैल्यू कैसे आएगी वो नहीं आपको जानना, यूनिट कैसा है मैं आपको बता दूंगा। यूनिट कैसा है देखो, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो E का यूनिट होता है जूल, H का पता नहीं, और न्यू का यूनिट मैंने आपको बता रखा है, या तो सेकंड इनवर्स होता है या तो क्या होता है तुम्हारा हर्ट्ज होता है। तो सेकंड इनवर्स को यहाँ पे भेजो तो क्या हो जाएगा, जूल अपॉन सेकंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा एच न्यू। अब ये माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जूल इनटू सेकंड की पावर +1, तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, जूल सेकंड, ऐसे। ठीक है, तो ये बातें हैं कुछ आपको ध्यान रखने वाली। एक और बात है इंपॉर्टेंट है, वो आप सबने पढ़ा है लेकिन यहाँ पे बता देते हैं। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसमें क्या बोला था कि वेव जो लाइट जो होती है वो वेव के फॉर्म में होती है, तो उसकी स्पीड जो होती है वेव की ट्रेवल करने की वो होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बस ये वैल्यू आपको बतानी थी, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको देख लीजिए ध्यान से। आज का ये पूरा सिर्फ मैक्स प्लैंक को हमारा सम्मानित है, बिकॉज ये बंदे ने बहुत सही काम किया है, नोबेल प्राइज भी मिला है इसको, नोबेल प्राइज मिला है इसको। कौन से ईयर में मिला है, मेरे ख्याल से 1921 में मिला है, 1921 या 1923 में है, मेरे को थोड़ा डेटा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो नोबेल प्राइज भी विनर है ये बंदा। तो इतनी चीजें थी आज के हमारे इस लेक्चर में, पल्ले पड़ा गया इतना, श्योर। अब हम बढ़ सकते हैं बोहर की तरफ आराम से एकदम, और हम बढ़ेंगे मस्त। अब नेक्स्ट लेक्चर में इतना कर क्या ना, आपको देखो बोहर क्या चमकेगा एकदम। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू सो मच।